दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी धरती पर 303 ट्रिलियन डॉलर्स का कर्ज है? जी हाँ, इसे ग्लोबल डेट कहते हैं और ये 303 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है। पर ये कर्ज हमें देना किसे है और हमने पैसा किससे लिया था? ऐसा कैसे हो सकता है अमेरिका जैसे देश पर 30 ट्रिलियन डॉलर्स का कर्ज हो? भारत पर क्यों 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स का कर्ज है? ऐसे कई सवाल शायद अब आपको भी परेशान कर रहे होंगे। घबराइए नहीं, आज हम इन सभी सवालों के जवाब तलाशने वाले हैं। इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर इतना सारा उधार हमने लिया किससे और हमें इसे कैसे चुकाना है? इसका जवाब काफी सिंपल है, लेकिन उसे समझने में थोड़ा वक्त लग सकता है। दरअसल ये सारा उधार हमने एक दूसरे से लिया हुआ है। जैसे कि यूएस को 30 ट्रिलियन डॉलर्स देने हैं, उनमें से 216 बिलियन उसे भारत को भी देने हैं, लेकिन भारत पर खुद ही 2.3 ट्रिलियन का कर्ज है। अब अगर भारत पे पहले से ही कर्ज है तो अमेरिका को पैसा क्यों दे रहे हैं? इसके लिए हमें दो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना होगा। पहला है ग्लोबल डेट और दूसरा है गवर्नमेंट बॉन्ड। ग्लोबल डेट का मतलब होता है कि दुनिया में जितना भी कर्ज है इसे सारे देशों के नेशनल डेट को ऐड करके निकाला जाता है। हर देश के नेशनल डेट में सरकार का खुद का कर्ज, वहाँ की कंपनीज द्वारा बोरो किया गया डेट और प्राइवेट डेट शामिल होता है। ज्यादातर देशों में जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है वो सरकार के खर्च से कम होता है, इसलिए सरकार को कर्ज लेना पड़ता है। लेकिन इस कर्ज को लेने के लिए सरकार देश को गिरवी तो नहीं रख सकती, इसीलिए वो बॉन्ड इश्यू करती है। इन बॉन्ड्स को फिर कोई भी खरीद सकता है। अगर आपने 10,000 रुपए का बॉन्ड खरीद लिया है तो अब सरकार आपकी कर्जदार हो गई है। इस बॉन्ड को कुछ टेम्परेरी वक्त के लिए इश्यू किया जाता है, जिस बीच में सरकार आपको 2 से 4% का इंटरेस्ट भी देती है और साथ ही बॉन्ड के खत्म होने तक आपका पूरा पैसा भी आपको वापस कर देती है। इस तरह से ये बॉन्ड एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट बन जाते हैं, जिस वजह से लोग इन बॉन्ड्स को खरीदते रहते हैं। यूएस गवर्नमेंट भी इस तरह के बॉन्ड्स इशू करती है और इन्हीं बॉन्ड्स के तहत भारत ने भी उन्हें 216 बिलियन का लोन दिया हुआ है। भारत जब चाहे इन बॉन्ड्स को कैश करवा कर उनसे पैसा ले सकता है, लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई है। अब आते हैं कि क्या हो अगर सिटीजन्स ये बॉन्ड ना खरीदें, तब क्या सरकार के पास पैसा आएगा? नहीं, ज्यादातर बॉन्ड्स वैसे भी सिटीजन्स नहीं खरीदते। सरकारी बॉन्ड्स को आरबीआई या बाकी बैंक्स खरीदते हैं, जिसके बदले वो सरकार को पैसा देते हैं। अब आप पूछेंगे कि आरबीआई के पास ये पैसा कैसे आता है? तो जवाब है कि आरबीआई इस पैसा सीधा ही प्रिंट कर लेता है। अब जरा रुक के बताते हैं और फिर दोबारा सांस लेके सोचते हैं, अगर आरबीआई पैसा प्रिंट कर सकता था तो वो डायरेक्टली प्रिंट करके सरकार को क्यों नहीं देता? सरकार को बॉन्ड क्यों रिलीज करने पड़े? यहीं पर सारा खेल है दोस्तों। आरबीआई अगर डायरेक्टली पैसा प्रिंट कर देगा तो रुपए की वैल्यू मार्केट में गिर जाएगी, क्योंकि ऐसे पैसे पर कौन भरोसा करेगा जो अपनी मर्जी से प्रिंट किया जा सकता हो। लेकिन जब कोई सेंट्रल बैंक डेट देता है तो तब वो पैसा प्रिंट करता है। सारी दुनिया की इकोनॉमी इसी तरह से चलती है और इसी तरह ग्रो करती है। यही वजह है कि अगर इकोनॉमी बहुत अच्छी भी चल रही हो तब भी मार्केट में महंगाई बढ़ती है। 1 रुपए की वैल्यू जो आज से 20 साल पहले थी वो आज नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में सर्कुलेशन में ज्यादा पैसा है और यही आगे भी चलता रहेगा। भारत की इकोनॉमी चाहे जितनी भी ग्रो कर जाए, चाहे भारत दुनिया का सबसे अमीर देश ही क्यों ना बन जाए, तब भी 1 रुपए की जो वैल्यू है वो गिरती रहेगी। वैल्यू करने से मतलब है कि वो 1 ही रुपया रहेगा, लेकिन आप 1 रुपए में जो खरीद पा रहे थे उसे फिर 1 रुपए में नहीं खरीद पाएंगे। इसी को हम इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर भी कहते हैं। खैर, अभी के लिए हमारे लिए नेशनल डेट इंपॉर्टेंट है। नेशनल डेट भी 2 तरह का होता है। एक तो इंटरनल डेट है, जो अभी हमने समझा है, जिसमें देश के अंदर से ही आप पैसा उधार लेते हैं। लेकिन एक एक्सटर्नल डेट भी होता है। भारत के ऊपर जो 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स का कर्ज है ना, उसमें से 620 बिलियन डॉलर्स एक्सटर्नल डेट है, यानी कि हमने दूसरे देशों के बैंक्स या फिर कंपनी से डेट ले रखा है। इसमें एक तीसरी चीज आती है, डेट टू जीडीपी रेशियो, यानी कि जीडीपी के हिसाब से हमारा कर्ज अभी कितना है। भारत की बात की जाए तो भारत का डेट टू जीडीपी अभी 77.86% है, लेकिन बहुत से ऐसे देश हैं जिनका डेट उनकी जीडीपी से भी ज्यादा है। अगर हम अमेरिका के एग्जांपल हैं तो उनका डेट टू जीडीपी रेशियो 94.51% है और जापान का तो 291% है। यानी जापान ने अपनी जीडीपी के मुकाबले 3 गुना ज्यादा कर्ज ले रखा है। कोविड लॉकडाउन, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ये ग्लोबल डेट और डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत से देशों का बढ़ने लगा है और अब सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को ये चिंता होने लगी है कि शायद हम रिसेशन में भी जा सकते हैं। अगर हम जापान को देखें तो वो तो फिर भी ठीक हालत में है, क्योंकि उसका ज्यादातर डेट इंटरनल है, लेकिन जिन देशों का एक्सटर्नल डेट भी ज्यादा है उनकी हालत तो काफी बुरी हो सकती है।
इस वक्त यूके का एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो 291% है। फ्रांस भी 224% पर है। इसी वजह से लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 2023 तक हो सकता है बहुत सी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज के लिए एक मुश्किल भरा साल भी रह सकता है वो। अब सवाल ये है कि अगर बॉन्ड्स पर सरकार को इंटरेस्ट पे देना ही होता है और सरकार ये पेमेंट ना दे पाए तो क्या होगा? ऐसा कई बार देखा भी गया है कि सरकार पे नहीं कर पाती है, तब उस देश को बैंकरप्ट या दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। डेट पर जो भी इंटरेस्ट एक सरकार को पे करना होता है वो उसके कमिटेड एक्सपेंसेस में से होता है। सरकार के 3 ही कमिटेड एक्सपेंसेस होते हैं, सैलरीज, पेंशन और इंटरेस्ट। अगर सरकार ये भी पे नहीं कर पा रही है तो समझिए उस देश में अब बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा है। और इसी चीज को लेकर वर्ल्ड बैंक और IMF भी घबराए हुए हैं, क्योंकि कई सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने इतना ज्यादा कर्ज ले लिया है कि मुमकिन है अगर हालात थोड़े से और बिगड़ते हैं तो वो दिवालिया हो जाएंगे। इस स्टेट को इलिक्विडिटी भी कहा जाता है। ऐसी सिचुएशन में वो देश अपनी सभी तरह की पेमेंट्स को रोक देता है। इस सिचुएशन में उस देश के बैंक्स भी मुसीबत में आ जाते हैं, क्योंकि बैंक्स के पास अपने कुल जमा पैसे का 3 से 4% ही कैश के रूप में जमा होता है। बाकी सब पैसे को तो वो लोन या इन्वेस्टमेंट्स में लगा देते हैं। जब एक कंट्री इस सिचुएशन से गुजरती है तो सभी नागरिकों को पैसे चाहिए होते हैं और वो बैंक्स की तरफ दौड़ते हैं और फिर बैंक एक लिमिट लगा देते हैं कि हर अकाउंट होल्डर सिर्फ कुछ ही पैसे अपने अकाउंट से निकाल पाएगा। इस तरह की सिचुएशन में कई बार ऐसा भी होता है कि किसी देश में मान लीजिए क्रांति आ जाती है, लोग सड़कों पर उतरने लगते हैं और अपने देश की सरकार का तख्ता पलट कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन में जो नई सरकार बनी है वो ये कह सकती है कि जो लोन इस देश पर है वो इस देश का लिया हुआ ही नहीं बल्कि पिछली सरकारों का है, इसलिए वो इस लोन को पे नहीं करेंगे। आपने देखा ही होगा कि किस तरह भी श्रीलंका में महंगाई अचानक से बढ़ गई थी। ये भी इसीलिए था क्योंकि वहां की सरकार अपना कर्ज नहीं चुका पा रही थी और फिर बैंक्स के पास भी पैसे नहीं थे। वेनेजुएला, जिम्बाब्वे, ग्रीस और न जाने कितने ही देशों में हम ये पहले भी होता हुआ देख ही चुके हैं। इसीलिए ग्लोबल डेट का बढ़ना एक तरह से चिंता का विषय भी है इन सब में। लेकिन एक देश है जो बहुत खुश है और वो है चीन। 2017 में दुनिया की टोटल जीडीपी के 5% हिस्से के बराबर चीन ने न सिर्फ बाकी देशों को लोन दे रखा था, आज भी अगर हम डेवलपिंग देशों की बात करें तो उनकी टोटल कंबाइंड जीडीपी का 15% हिस्सा चीन ने कर्ज के रूप में दे रखा है। और इसे समझने के लिए तो इकोनॉमी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है कि जब चीन को अपना पैसा वसूलना होगा तो वो किसी ना किसी प्रोजेक्ट पर कब्जा करके वसूल ही लेगा। खैर ये तो था ग्लोबल डेट। क्या आपको इस तरह की किसी और टॉपिक पर कोई दूसरी वीडियो चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।